हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खुशी एंड आज हम वीडियो में बात करेंगे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में। तो आप लोगों ने इससे रिलेटेड काफी सारी न्यूज पढ़ी होंगी किस तरीके से 5 नवंबर को प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे यूएस के अंदर। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं दोनों में से कोई भी, अगर कोई भी कैंडिडेट पावर में आता है, इधर डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस। बिकॉज जो यूएस है वो टू पार्टी सिस्टम नहीं है। ये हम सोचते हैं समझते हैं कि वो एक टू पार्टी सिस्टम है, बट वहां पर क्या होता है कि जिस तरीके का वहां सिस्टम है, तो उस तरीके के सिस्टम के कारण वहां पर दो ही पार्टीज डोमिनेट करती हैं। और भी काफी सारी पार्टीज हैं, लेकिन दो ही पार्टीज डोमिनेट करती हैं, जैसे कि रिपब्लिकन पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी। तो दोनों के अपने अपने कैंडिडेट्स होते हैं, वो मेजर ही कैंडिडेट्स होते हैं जिसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा न्यूज में पढ़ते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे कि हम समझ सके कि क्या सिस्टम है वहां का। जितना इजी हमें सुनने में लगता है उतना इजी वहां का सिस्टम नहीं है। काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। किस तरीके से प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, हमारे यहाँ से इंडिया की इलेक्शन से काफी ज्यादा डिफरेंट इलेक्शंस होते हैं। वहां पर डिफरेंट तरीके से होते हैं, डिफरेंट सिस्टम से होते हैं। उस सिस्टम को आज हम समझेंगे। तो सिस्टम होता है वहां पे इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम। तो इलेक्टोरल कॉलेज जो वहां पर है वो 1787 एडी से ही वहां पर चला आ रहा है। 1787 एडी में ही वहां पर ये सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया था और वहीं से तभी से ही ये सिस्टम चलता आ रहा है। चेंजेस नहीं किए गए, सेम ही सिस्टम है। काफी ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन चाहती है वहां पर कि इस सिस्टम को चेंज किया जाए, लेकिन ये सिस्टम अभी भी वहां पर सेम ही है। तो इस सिस्टम को हम समझेंगे। पहले हम जानते हैं कि इलेक्शन की डेट कैसे वहां पर निर्धारित की जाती है। तो इलेक्शन की डेट का क्या होता है कि नवंबर के मंथ में फर्स्ट मंडे के बाद आने वाले ट्यूसडे को ही इलेक्शंस रखे जाते हैं। चाहे चाहे वो लाइक फर्स्ट वीक में हो रहा हो, सेकेंड वीक में हो रहा हो। तो लाइक अगर मंथ की स्टार्टिंग अगर नवंबर की स्टार्टिंग मंडे से हो रही होती तो शायद 2 नवंबर को इलेक्शंस होते। अभी आज मंडे 4 नवंबर, तो 5 नवंबर को इलेक्शंस हो रहे हैं, यानी कि फर्स्ट मंडे के बाद आने वाले ट्यूसडे को नवंबर में इलेक्शंस होते हैं। काफी पर्टिकुलर डेट है, इसी डेट पे ही हमेशा इलेक्शंस होते हैं। एंड हर 4 साल में यूएस में इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए। बात करें वहां के हाउसेस की, तो वहां पर दो हाउसेस हैं, जैसे कि इंडिया में 2 हाउसेस हैं, बायकैमरलिज्म है। वहां पर भी सेम 2 हाउसेस है, एक है सेनेट एंड एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। सेनेट के अंदर वहां पर 100 मेंबर्स होते हैं। टोटल यूएस में 50 स्टेट्स हैं। 50 हर स्टेट में से दो कैंडिडेट चुन करके आते हैं एंड वो सेनेट में बैठते हैं। तो टोटल 100 मेंबर्स होते हैं सेनेट पे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 438 मेंबर्स होते हैं। अलग अलग स्टेट से अलग अलग नंबर ऑफ मेंबर्स चुन करके आते हैं। जैसे अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, एग्जांपल लेते हैं टेक्सास और अलास्का का। टेक्सास के अंदर हमारे पास अराउंड 29 मिलियन तक की पॉपुलेशन है। तो वहां से टोटल 38 डेलीगेट्स जाते हैं। अभी वहां से टोटल 38 डेलीगेट सिलेक्ट होकर के जाएंगे। वो इलेक्टर्स होंगे, प्रेफर्ड इलेक्टर्स होंगे पार्टीज के। तो टेक्सास काफी बड़ी स्टेट है, काफी लार्ज पॉपुलेशन है। इस कारण से बात करें अलास्का जिसकी काफी स्मॉल पॉपुलेशन है, वहां से टोटल 3 डेलीगेट्स ही जाते हैं। तो ये पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। पॉपुलेशन का जो रेशियो होता है वो डिफरेंट होता है स्टेट्स के अंदर, लेकिन ये पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता है कि कितने इलेक्टर्स, कितने डेलीगेट्स। इलेक्टर्स को वहां डेलीगेट्स करके भी बुलाया जाता है। तो कितने डेलीगेट्स या इलेक्टर्स चुन करके जाएंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। तो टोटल 438 मेंबर्स होते हैं। अगर किसी भी पार्टी को 270 से ज्यादा डेलीगेट्स या इलेक्टर्स उनके चुन करके आते हैं तो वो पार्टी जीत जाती है एंड उसका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ही फिर प्रेसिडेंट बनता है। लेकिन वहां पर क्या होता है कि अगर हम थोड़ा सा कंट्रास्ट लेकर के चले इंडिया और यूएस की इलेक्शंस का। इंडिया में हम लोकसभा के टाइम पे लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए जो इलेक्शंस होते हैं, तो उसके अंदर हम अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से उस प्रेफर्ड पार्टी से काफी सारी पार्टीज के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो खड़े होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। हम उनको वोट देते हैं एंड लाइक जिस पार्टी को ज्यादा वोट्स मिलते हैं तो वो वाली पार्टी जीत जाती है। लेकिन यूएस में क्या होता है कि यूएस अपने प्रेफर्ड इलेक्टर्स को खड़ा करती है। 7 to 8 मंथ्स पहले ही वो इलेक्टर्स बता दिए जाते हैं कि कौन होंगे वो इलेक्टर्स। तो वो अपने प्रेफर्ड इलेक्टर्स को उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर खड़ा करती है, उस पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़ा करती है। एंड उसके बाद जब भी वो 5 नवंबर को इलेक्शंस हो गए, रिजल्ट आएंगे, तो उसके बाद ये तो क्लैरिटी मिल जाती है कि कौन सा कैंडिडेट जीतेगा। लेकिन
लेकिन जो ये सारे के सारे इलेक्टर्स होते हैं ये दिसंबर के मंथ में, जिसकी डेट्स हम आगे जानेंगे, दिसंबर के मंथ में फिर से मिलती है अपनी स्टेट के अंदर। एंड फिर वो सब लोग मिल करके अपने प्रेफर्ड प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए वापस वोट देते हैं। यानी कि आज यूएस की जनता ने, यूएस के सिटीजन्स ने प्रेफर्ड इलेक्टर्स को वोट दिया 5 नवंबर को। दिसंबर के मंथ में जाकर वो जो इलेक्टर्स चुने गए थे यूएस के सिटीजन्स के द्वारा, वो लोग वापस से वोट देते हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को। वैसे तो 90% चांसेस यही होते हैं कि वो फेथफुल होते हैं अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और अपनी पार्टी को लेकर के, लेकिन कई बार हो जाता है, एक आध बार हुआ है यूएस इलेक्शंस की हिस्ट्री में कि क्रॉस वोटिंग हो जाती है, तो उनको फेथलेस डेलीगेट्स या फेथलेस इलेक्टर्स भी बोला जाता है। जैसे कि जब वोट हुआ था, जब इलेक्शंस हुए थे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनकर के आए थे, उस टाइम उनके सामने हिलरी क्लिंटन खड़ी थी। तो हिलरी क्लिंटन को ज्यादा वोट्स मिले थे, डोनाल्ड ट्रंप को कम वोट शेयर मिला था कंपैरेटिवली, अगर हम उनका वोट शेयर को कंपेयर करके देखें, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं। तो यही कारण होता है। एंड एक और काफी ज्यादा बड़ा कारण ये होता है कि विनर टेक्स द ऑल, मतलब कि समझ लीजिए वहां पर कोई टेक्सास स्टेट है, टेक्सास का ही एग्जांपल ले लेते हैं। टेक्सास के अंदर 38 डेलीगेट्स जाते हैं। अगर मेजोरिटी के डेलीगेट्स जो जा रहे हैं वहां से, मेजोरिटी के जो इलेक्टर्स जो इलेक्ट हुए हैं, जो सिटीजन्स ने उनको इलेक्ट किया है, वो अगर रिपब्लिकन पार्टी के हैं एंड कम इलेक्टर्स बचे हुए डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, डेमोक्रेट्स के हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि पूरी की पूरी जो स्टेट होती है उसको रिपब्लिकन पार्टी का ही जीता हुआ माना जाएगा। यानी कि विनर टेक्स ऑल, सारे के सारे जो सीट्स होते हैं वो विनर को ही मिल जाती है। बेशक से इवन अगर वन का ही वन सीट का ही डिफरेंस हो, तो भी ऐसा ही होता है, जिस कारण से ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि कैसे हिलरी क्लिंटन को ज्यादा वोट्स मिले, स्टिल डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए। तो ये कारण भी होता है इसके पीछे कि अगर एक सीट का भी डिफरेंस है, अगर किसी स्टेट के अंदर किसी एक पार्टी को 21 सीट्स मिली है, दूसरी पार्टी को 22 सीट्स मिली हैं, तो जो 22 सीट्स वाला है उन सारे सीट्स का वही माना जाएगा, क्योंकि विनर टेक्स ऑल वहां पे ये सिस्टम चलता है। 50 में से 48 सीट्स जो स्टेट्स होती हैं उसके अंदर यही सिस्टम होता है। 2 स्टेट्स के अंदर ये सिस्टम नहीं होता है। वो 2 स्टेट्स जो है उसके अंदर, जिसके अंदर ये सिस्टम नहीं होता है, वो है मैने वाली स्टेट, जिसके अंदर जिसमें से 4 इलेक्टर्स चुन करके जाते हैं। नेब्रास्का स्टेट होती है जिसके अंदर से 5 इलेक्टर्स चुन करके जाते हैं। तो इस तरीके से ये इलेक्टोरल कॉलेज वर्क करता है। हमने समझ लिया कि किस तरीके से ये वर्क करता है। अगर हम बात करें कि किस तरीके से आगे ये इलेक्टर्स मिलते हैं, तो दिसंबर के मंथ में भी इनकी प्रेफर्ड डेट्स होती हैं। जैसे कि नवंबर के मंथ में फर्स्ट मंडे के बाद जो आने वाले ट्यूसडे है उसके ऊपर ये इलेक्शंस होते हैं। तो दिसंबर के मंथ में सेकेंड वेंसडे के बाद जो आने वाला ट्यूसडे होता है उसके ऊपर ये सारे के सारे जो डेलीगेट्स होते हैं चुने गए सिटीजन्स के द्वारा, ये सब मिलते हैं, अपनी स्टेट्स के अंदर मिलते हैं एंड फिर अपने जो उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होता है उसके लिए वो वोट डालते हैं अपनी स्टेट के अंदर। एंड जिसके पास ज्यादा वोट जाते हैं वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जीत जाता है। मियरली एक फॉर्मेलिटी होती है, ये एक वापस से एक फॉर्मेलिटी की तरह ही देखा जाता है इसे, क्योंकि ज्यादातर ये क्रॉस वोटिंग होती नहीं है, फेथफुल इलेक्टर्स ही होते हैं। जो एक बहुत बड़ा तो हमें रेशो मिल ही जाता है कि किस तरीके से कि यही इस पार्टी के पास इधर ज्यादा वोट्स आए हैं तो ये वाली पार्टी का ही कैंडिडेट जीता जाएगा। एंड एक और फेमस काफी वहां पर एक टर्म चलता है स्विंग स्टेट्स का। तो स्विंग स्टेट्स का क्या होता है कि जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर इलेक्शंस होने से पहले ही हमें पता होता है कि इस स्टेट के अंदर इस पार्टी को ज्यादा वोट्स मिल सकते हैं, या लोकसभा इलेक्शंस में इस पार्टी को शायद ज्यादा वोट्स मिल सकते हैं। तो एक हमारे पास एक रेशियो होता है कि हाँ कंपैरेटिवली इस पार्टी को ज्यादा वोट्स मिलेंगे। तो वैसा ही यूएसए में होता है, काफी सारे स्टेट्स के अंदर पता होता है ऑलरेडी कि यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है या रिपब्लिकन पार्टी है वो डोमिनेट कर रहे हैं स्टेट के अंदर। इस स्टेट के अंदर रिपब्लिकन पार्टी डोमिनेट कर रही है। तो लेकिन काफी सारी स्टेट्स ऐसी होती है, कुछ स्टेट्स ऐसी होती है यूएस के अंदर जिसके अंदर पता नहीं होता है, काफी क्लोज रेस होती है दोनों पार्टीज के बीच में कि कौन जीतने वाली है। तो इसे उसको स्विंग स्टेट्स बुलाते हैं। उस स्टेट के अंदर जो पार्टीज होते हैं जो ज्यादा अपना फोकस रखती है, उसके अंदर रैलीज वगैरह ज्यादा होती हैं, क्योंकि उनका पता नहीं वो स्विंग स्टेट्स हैं, वो किसी भी साइड जा सकती हैं। तो वहां इसलिए उसको स्विंग स्टेट्स बुलाया जाता है। काफी कॉमन टर्म है ये वहां पर। एंड अगर जब हम एक और चीज के बारे में समझ लेते हैं, अगर हम वीडियो में बात ही कर रहे हैं इलेक्शंस के बारे में, वो होता है प्राइमरी इलेक्शंस एंड कॉकस। काफी सारे स्टेट्स में जब नॉमिनेशन होता है प्रेसिडेंट के लिए तो या तो कॉकस का यूज किया जाता है या फिर प्राइमरी इलेक्शंस का।
प्राइमरी इलेक्शंस में सिंपल होता है कि जाइए वोट दीजिए वापस आ जाइए, लाइक जस्ट गो एंड वोट। दो तरीके का होता है, ओपन एंड क्लोज। ओपन के अंदर काफी लोग सब वोट दे सकते हैं, लेकिन क्लोज के अंदर जो उनके रजिस्टर्ड लोग होते हैं वही वोट दे सकते हैं। एंड अगर हम बात करें कॉकस की, तो कॉकस के अंदर क्या होता है कि स्टेट पार्टीज मिलती हैं एंड लाइक वो डिबेट करती हैं कि कैंडिडेट के ऊपर कि आप किस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं किस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो सब लोग डिबेट करते हैं। अगर किसी को अपना ओपिनियन चेंज करना हो तो अपना ओपिनियन चेंज करके वो दूसरी पार्टी के कैंडिडेट की तरफ भी जा सकता है। तो इस तरीके से नॉमिनेशन होता है। तो ये मेथड होता है। तो ये लाइक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हम लोगों के लिए समझना, क्योंकि यूएस इलेक्शंस काफ़ी पास हैं। यूएस इलेक्शंस में दोनों पार्टीज में से जो भी कैंडिडेट जीतेगा, वेदर इट्स रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी, दोनों में से जो भी कैंडिडेट जीतता है, या डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, दोनों का ही जीतना ना जीतना काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड पॉलिटिक्स को शेप करेगा। या अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो लाइक यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक अ लाइक सेपरेट वीडियो फॉर इट, कि किस तरीके से अगर ये वाला कैंडिडेट जीतता है इलेक्शंस में तो क्या 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 असर पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट होगा पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। अगर ये वाला कैंडिडेट या कमला हैरिस जीते तो क्या इम्पैक्ट होगा, डोनाल्ड ट्रंप जीते तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये वाले अगर आप चाहते हैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। तो ये था काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारे अभी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। एंड अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और कुछ मुद्दों पर तो आप सजेशंस डाल सकते हैं। अभी हाल ही में ही हमने इंडिया एंड कनाडा के रिलेशंस को डेटीरियोट होते हुए देखा है, किस तरीके से वो कितना बिगड़ रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे। एंड अगर आप उसको भी बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मैंने पहले एक वीडियो बनाई है इंडियन कनाडा रिलेशंस के ऊपर। एंड अगर आपने वो नहीं देखी है तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पे जाइए एंड उसको जरूर देखिए। तो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।